हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 7 यूनिट फर्स्ट मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उसमें हमने डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। डिफॉर्मेशन क्यों होती हैं? जब भी हम टेम्परेचर की वजह से या फोर्स की वजह से स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं मटेरियल के अंदर, तो डिफॉर्मेशन जनरेट होती हैं। अब उन डिफॉर्मेशंस को रिमूव करने का कुछ तरीका होता है। जब डिफॉर्मेशन किसी मटेरियल के अंदर जनरेट हो जाती हैं तो उन्हें हीट अप किया जाता है अप टू ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, और एक टेम्परेचर पे डिफॉर्म करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है ठंडा होने के लिए। एक टेम्परेचर तक हीट अप करने के बाद उन्हें रिलीज़ कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में ठंडा होने के लिए। अब ठंडा होने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि हमने किसी फर्नेस में अगर हीट अप किया है तो फर्नेस को बंद कर देते हैं और धीरे धीरे हीट उसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ होने देते हैं। ये बेस्ट तरीका होता है अपने इनिशियल फॉर्मेट में वापस लाने के लिए किसी भी मटेरियल को। इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो क्रिस्टल है अपनी इनिशियल पोजीशन में 100% आ जाता है। उसके बाद होता है एनीलिंग में क्या करते हैं हम एटमॉस्फेयर में ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं किसी मटेरियल को ठंडा होने के लिए। उसके बाद होता है क्विंचिंग। क्विंचिंग क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गर्म किया हमने, ठंडा करने के लिए हम उसे किसी लिक्विड या किसी ऑयल में डिप कर देते हैं और उसके बाद वो ठंडा होता है। इस तरह के प्रोसेस में क्या होता है, वो अपने इनिशियल स्ट्रक्चर को गेन नहीं कर सकता। तो एक हाई एयर टेम्परेचर तक उसे हीट अप करने के बाद जब धीरे धीरे वो ठंडा होता है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है, जिस टेम्परेचर के बाद वो अपना जो ओरिजिनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर था उसे गेन करना स्टार्ट कर देता है। तो उस टेम्परेचर पे वो जो टेम्परेचर होता है उसे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बोलते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन दोबारा हो रहा है। पहले वो उस फॉर्म में था, हमने उसे डिफॉर्म किया किसी वजह से, फिर हमने उसे गर्म करके जब दोबारा ठंडा किया तो धीरे धीरे जब वो कूल डाउन हो रहा है तो वो अपने इनिशियल फॉर्मेट को रिकवर कर रहा है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसे रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो रिक्रिस्टलाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ग्रेन ऑफ ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स कम इन न्यू स्ट्रक्चर और ए न्यू क्रिस्टल शेप। तो जैसा हमारे पास पहले था उससे नए शेप में आ जाते हैं, उसको रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। दस द प्रोसेस कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम रिकवरी। ये मतलब 3 तरह के प्रोसेस होते हैं, एक रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, एक रिकवरी होता है और एक ग्रेन ग्रोथ होता है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन, रिकवरी और ग्रोन ग्रेथ सबसे अलग है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि अब ये जो क्रिस्टल लैटिस होती है एक नए फॉर्मेट में आ जाती है। इसके बाद क्रिस्टल लैटिस को हम डिफाइन कर चुके हैं पहले। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्रिस्टल के अंदर जो रिपीट करने के बाद पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जनरेट करती है। ठीक है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन होने के बाद क्या होता है? रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए रिक्रिस्टलाइजेशन 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी रिक्रिस्टलाइजेशन, एक सेकेंडरी रिक्रिस्टलाइजेशन। द सेकेंडरी रिक्रिस्टलाइजेशन अकर व्हेन ए सर्टेन वेरी स्मॉल नंबर grain growth selectively about 1 in XY 106 primary grain at the expense of many other primary recrystallization grain. The mechanism of the recrystallization is a small and uniform primary grain size. मतलब ये सेकेंडरी रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि जब एक बार रिक्रिस्टलाइजेशन हो चुका है उसके बाद भी बहुत कुछ ग्रेन्स रह जाते हैं जो रिक्रिस्टलाइज नहीं हो पाते, तो उन्हें हीट अप करके दोबारा गर्म करते हैं, तो उसे सेकेंडरी रिक्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। अब लॉज ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन के कुछ लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ है थर्मली एक्टिवेटेड। द रेट ऑफ माइक्रोस्कोपिक मैकेनिज्म कंट्रोल द न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ ऑफ रिक्रिस्टलाइज ग्रेन्स डिपेंड्स अपॉन द एनीलिंग टेम्परेचर। यानी कि किस टेम्परेचर तक हमने इसे हीटअप किया है और किस प्रोसेस से हम इसे कूल डाउन कर रहे हैं, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि रिक्रिस्टलाइजेशन कैसा होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जहाँ पे एटम जहाँ पे किसी मटेरियल को हम क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है उसके बाद मटेरियल अपनी प्रॉपर्टीज़ खोना शुरू कर देता है, और उसके बाद उसमें जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे 100 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद वो अपना फेस चेंज इनिशियली स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की से डाउन हम वो करते हैं हमेशा हीटअप किसी भी ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद फिर कूल डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। क्रिटिकल डिफॉर्मेशन,
The prior deformation applied to a material must be adequate to the provide nuclear and sufficient stored energy to drive their growth. Deformation affects the critical temperature, increasing the magnitude of prior deformation and reducing the deformation temperature. इनिशियल ग्रेन साइज, अब जब डिफॉर्मेशन शुरू किया था हमने, उससे पहले जो ग्रेन साइज था वो किस तरह का था और वो किस तरह से बिहेव करता है, उसकी वजह से मटेरियल, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन को इफ़ेक्ट करती हैं ये। अब आते हैं हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है। द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज ए टेम्परेचर at which crystallization can occur for a given material and processing condition. This is not a set temperature and is depend upon factor including, वो मटेरियल किसी एक मटेरियल के लिए भी फिक्स नहीं होता है। इंक्रीजिंग एनेलिंग टाइम एंड डिक्रीजिंग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, जितनी देर में एनेलिंग टाइम होगा उतना ही कम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हो जाएगा। यानी एनेलिंग का मतलब होता है कूल करना उसे। अगर हम फर्नेस में ही कूल कर रहे हैं तो एनेलिंग टाइम बढ़ जाएगा, अगर हम एटमॉस्फेयर में कूल कर रहे हैं तो एनीलिंग टाइम और कम होगा, और अगर हम किसी लिक्विड में कूल कर रहे हैं तो एनीलिंग टाइम और कम होगा। लिक्विड में भी अगर हम वाटर में कर रहे हैं तो जितना होगा ऑयल में कर रहे हैं उससे ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम कौन सा मटेरियल को किस प्रोसेस से एनीलिंग कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। एलॉयज हैव हायर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर देन प्योर मेटल्स। इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्क डिक्रीजिंग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। स्मॉलर कोल्ड वर्क ग्रेन साइज डिक्रीजेज द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। यहाँ पे कुछ कॉमन मटेरियल्स दे रखे हैं और उनका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर दे रखा है और मेल्टिंग टेम्परेचर दे रखा है। पीबी का दे रखा है -4 डिग्री सेल्सियस में है और मेल्टिंग पॉइंट है 327 डिग्री सेल्सियस। एलुमिनियम का 150 और मेल्टिंग पॉइंट है 660। अब देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट एलुमिनियम का 660 है, तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर अप्रॉक्स 550 टू 600 के बीच में होगा जहाँ तक हम इसे हीटअप करेंगे। उसके बाद जब हम इसे कूल करेंगे, या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर जो हम अप्रॉक्स मानते हैं वो डबल ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मानते हैं, वहाँ तक भी हीट करके हम मटेरियल को अगर कूल करते हैं तो हम उसे रिक्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। कॉपर का दे रखा है मेल्टिंग टेम्परेचर 1085 एंड रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर 200। आयरन का 450 रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एंड मेल्टिंग टेम्परेचर 1538। ठीक है, टंगस्टन का भी दे रखा है। तो इस तरह से हम रिक्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं किसी भी मटेरियल का। अब रिकवरी क्या होती है, जब रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो डिफरेंट ग्रेन्स में डिवाइडेड होता है। तो जो ग्रेन होता है वो अपनी जो डिफॉर्म ग्रेन्स होते हैं वो अपने स्ट्रक्चर को रिगेन कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो ग्रेन क्रिस्टल लैटिस की अगर हम बात करें, वो क्रिस्टल अगर अपने लैटिस को रीअरेंज कर रहा है एटम्स को, तो वो रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन जब हो जाता है तो उसके बाद ग्रेन अपना स्ट्रक्चर को रीगेन करते हैं, उसे रिकवरी कहते हैं। रिकवरी इज द प्रोसेस बाय दिस डिफॉर्म ग्रेन कैन रिड्यूस देयर स्टोर्ड एनर्जी बाय द रिमूवल ऑफ rearrangement of the defects in their crystal structure. The defects, primarily dislocation, are introduced by plastic deformation of material and act to increase the yield strength of a material. Since recovery reduces the dislocation density, the process is normally accompanied by a reduction in material strength and simultaneously increase in ductility. तो इस रिकवरी में क्या होता है कि जो एनर्जी स्टोर्ड बच जाती है उसके अंदर, जिसकी वजह से स्ट्रेसेस हो रही होती हैं, वो इन स्ट्रेसेस को रिलीज़ कर देता है। और स्ट्रेस जब किसी ऑब्जेक्ट में से रिलीज़ हो जाती हैं तो उसके अंदर जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस आए हुए थे वो सब ख़त्म हो जाते हैं, और जो हमारी यील्ड स्ट्रेंथ है, जो जितनी पुरानी यील्ड स्ट्रेंथ होती है उसकी, वो सब रिगेन कर देता है। जो स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से लॉसेस हुए होते हैं हमारे, उन्हें हम रिगेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेन ग्रोथ। द ग्रेन ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज ऑफ ग्रेन्स क्रिस्टल लैटिस इन ए मटेरियल एट हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हाई होता है तो ग्रेन्स का साइज बढ़ जाता है। दिस अकर्स व्हेन रिकवरी एंड रिक्रिस्टलाइजेशन आर कंप्लीट। अब जब रिकवरी और रिक्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद भी जब हमारी एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है तो क्या होता है, ग्रेन ग्रोथ होता है। एंड फर्दर
रिडक्शन इन देयर इंटरनल एनर्जी कैन ओनली बी अचीव्ड बाई रिड्यूसिंग द टोटल एरिया ऑफ ग्रेन बाउंड्री। तो ग्रेन बाउंड्री का जो एरिया है उसे रिलीज़ करके ही हम इंटरनल एनर्जी कम कर सकते हैं। तो जब एनर्जी रिमूव हो रही होती है हमारी, तो उसके साथ साथ ग्रेन्स के साइज भी चेंज होता रहता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेन ग्रोथ, मोस्ट मटेरियल एग्जिबिट द हॉल पैच इफेक्ट एट रूम टेम्परेचर एंड सो डिस्प्ले हायर यील्ड स्ट्रेस व्हेन द ग्रेन साइज इज रिड्यूस। जब ग्रेन साइज कम हो जाता है तो यील्ड स्ट्रेंथ उनकी यील्ड स्ट्रेस हायर होती है। एट हाई टेम्परेचर द अपोजिट इज ट्रू सिंस द ओपन डिसऑर्डर्ड नेचर ऑफ द ग्रेन बाउंड्रीज मीन्स द vacancies can diffuse more rapidly down boundaries leading to more rapid कोबल क्रीप। अब उसकी वजह से क्या होता है, ग्रेन साइज इंक्रीज हो जाता है और स्ट्रेंथ जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है उसकी वो कम होती चली जाती है। अब जैसे हमारे रिक्रिस्टलाइजेशन के कुछ रूल थे, ऐसे ही ग्रेन ग्रोथ के भी कुछ रूल होते हैं। ग्रेन ग्रोथ अकर्स बाय द मूवमेंट ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज एंड नॉट बाई coalescence. Boundary movement is discontinuous and direction of motion may change. One grain may grow into another grain while being consumed from the other side. The rate of consumption often increases when the grain is nearly consumed. A curved boundary typically migrated towards its center of curvature. Grains जो दिखाई देते हैं एक कर्वेचर के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग के बारे में हमने पहले सुना था, मैंने कहा था इसे हम 7th लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोल्ड वर्किंग और कोल्ड फॉर्मिंग इज़ द मेटल वर्क प्रोसेस इन विच मेटल इज शेप्ड बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर यूजुअली एट एम्बिएंट टेम्परेचर। सच प्रोसेस आर कॉन्ट्रास्टेड विद हॉट वर्किंग टेक्निक्स लाइक हॉट रोलिंग। अब कोल्ड वर्किंग में क्या होता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी मटेरियल को अगर हमें डिफॉर्म करना है, लाइक उसकी वायर्स बनाने हैं, शीट्स बनाने हैं, और वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से डाउन करना है, लाइक रूम टेम्परेचर पे ही करना है, तो उस तरह के जो प्रोसेस होते हैं उन्हें कोल्ड वर्किंग कहते हैं। तो कोल्ड वर्किंग में प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, रोलिंग, सॉइंग, एक्सट्रूजन, फोर्जिंग, सीजिंग, रिविटिंग, स्टैकिंग, कॉइनिंग, पिनिंग, ब्रशिंग, हेडिंग, हबिंग, थ्रेडिंग। तो अब रोलिंग क्या होता है, रोलिंग में क्या करते हैं हम, दो रोलर्स होते हैं, उनके बीच में अगर हम किसी भी प्लेट को उनके अंदर से पास करवाते हैं तो प्लेट की थिकनेस कम हो जाती है और उसकी लेंथ या विड्थ बढ़ जाती है, जो भी हमको बढ़ानी हो। इस तरह के प्रोसेस को रोलिंग कहते हैं। स्वैगिंग, एक्सट्रूशन क्या होता है, कोई बड़े मटेरियल को जब हम छोटे होल से पास करवाते हैं तो वो छोटी डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें या तो आपने वर्कशॉप में डिस्कस कर ली होंगी, आपने पढ़ ली होंगी इन सारे प्रोसेस के बारे में, और नहीं तो आगे आपका मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट आएगा, उसमें हम डिटेल में इन्हें डिस्कस करेंगे। अब एडवांटेज होते हैं हर चीज़ के, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो कोल्ड वर्किंग के हॉट वर्किंग के ऊपर क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं, नो हीट इज़ रिक्वायर्ड, बेटर सरफेस फिनिश, सुपीरियर डायमेंशनल कंट्रोल, बेटर रिप्रोडक्टिबिलिटी एंड इंटरचेंजेबिलिटी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ कैन बी इम्पार्टेड इनटू द मेटल। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मेटल जो हो जाती है वो हार्ड हो जाती है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, उसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। मेटल डक्टाइल नहीं रह पाता। मेटल सरफेस मस्ट बी क्लीन एंड स्केल फ्री, मेटल सरफेस को क्लीन करना पड़ता है। मे लीव अनडिज़ायरेबल एनिसोट्रॉपी इन द फाइनल पीस। ओके, अब हॉट वर्किंग क्या होते हैं, अभी किसी भी मटेरियल को अपने यूज़ के हिसाब से किसी पर्टिकुलर शेप और साइज़ में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम उसे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर प्रोसेस करते हैं तो उसे हम हॉट वर्किंग कहते हैं। अब जैसे हमने रोलिंग, शॉइंग, फॉर्जिंग ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, इन्हें हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे भी कर सकते हैं और ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हॉट वर्किंग का हो सकता है कि अगर हम किसी मेटल को
ठोक ठोक के किसी एक पर्टिकुलर शेप में लाते हैं तो वो हॉट कोल्ड वर्किंग होता है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे कि आयरन को हमें किसी पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट करना है तो उसे रेड हॉट करते हैं पहले, यानी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर उसे हीट कर लेते हैं, उसके बाद उसे हम डिफॉर्म कर देते हैं और फिर धीरे धीरे ठंडा करते हैं। इस तरह का एक नॉर्मल एग्जांपल होता है जैसे घोड़े की नाल बनाई जाती है, पहले उसे हम हीट करते हैं, फिर हम हैमर का यूज़ करके और अदर इक्विपमेंट्स का यूज़ करके उसे एक पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे वो ठंडा होता जाता है उसे हम हैमरिंग करते जाते हैं जिससे कि उसकी शेप डिस्ट्रैक्ट ना हो, और उस तरह से हम उसे एक पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये एक जनरल एग्जांपल था हॉट वर्किंग का। तो हॉट वर्किंग करने से क्या होता है, जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो इसके भी अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। प्रोसेस वही होते हैं जो हमने प्रोसेस ऊपर पढ़े हैं, उन्हें अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर करते हैं तो वो सारे प्रोसेस हॉट वर्किंग में आ जाते हैं। अब ये यील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाती है तो इसमें कम एनर्जी लगानी पड़ती है। अब ये डिसएडवांटेज था हॉट वर्किंग का, कोल्ड वर्किंग का, और ये एडवांटेज किसका है, हॉट वर्किंग का। एलिवेटेड टेम्परेचर इंक्रीजेज पोर्स में रिड्यूस इन द साइज। अब जैसे हॉट करके हमने उसे एक पर्टिकुलर शेप दे दी, तो जब वो ठंडा होगा धीरे धीरे तो उसका जो एरिया है वो भी डिक्रीज़ होगा, तो उसकी वजह से उसमें जो पोर्सेस हैं वो भी फिल होते चले जाएंगे अगर रह गए तो। अब डिसएडवांटेजेस क्या होता है, जैसे जैसे वो ठंडा होता जाएगा उसमें हार्डनिंग आती जाएगी, और जैसे कि जब ठंडा होगा तो उसके शेप और स्ट्रक्चर कम कम होगा तो प्रिसीजन कम होगा, प्रिसीजन और मतलब एक्यूरेसी उसकी कम होगी। हो सकता है हमने हॉट को जितना डायमेंशन दिया है, कोल्ड होने के बाद वो उसकी डायमेंशंस कम हो जाएं। तो इस तरह के डिसएडवांटेज होते हैं इसमें। तो अभी हम यूनिट 1 के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।